हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे पीटी 365 पॉलिटी मैगजीन को, जिसका ये लेक्चर नंबर सेकंड है। और लेक्चर नंबर वन में ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया था इलेक्शन से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसको हमने कवर किया था। इसके बाद हमने कवर किया था जो हमारा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है, इससे रिलेटेड क्या क्या करंट में पिछले लास्ट 1 ईयर में इश्यूज थे। इस ये दो हमने मेजर सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को कवर कर लिया था। और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम कवर करेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं। जैसे हमारा आज के आज का पहला टॉपिक होगा सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, रिजर्वेशन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं। देन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कवर करेंगे। एंड प्लेस ऑफ वॉरशिप एक्ट जो कि 91 में लाया गया था, इसके बारे में कवर करेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, पर्सनैलिटी के भी राइट्स होते हैं। जैसे कुछ फेमस पर्सनैलिटी हैं तो उनके जो इमेज या वॉइस को एआई की हेल्प से मिसयूज़ किया जाता है, तो उससे रिलेटेड उनकी क्या क्या राइट्स हैं, इसके बारे में देखेंगे। फिर रिसेंटली क्या था कि इंडिया में जो परवेज मुशर्रफ हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मिली थी, तो उससे रिलेटेड एक एनिमी जो प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड कुछ चेंजेस हुए थे, इसके बारे में देखेंगे। देन राइट टू फॉरगॉटन, इसके बारे में देखेंगे। और हमारा उसके बाद का जो टॉपिक हुआ सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन होता है, केंद्र सरकार का जो राज्यों के बीच में, तो उसके बीच में बजट का कैसे मैनेजमेंट होता है। और बिहार और आंध्र प्रदेश को जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहे थे, उसके बारे में देखेंगे। और लद्दाख से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हाईलाइट में था, क्योंकि लद्दाख में स्ट्राइक चल रहे थे कि लद्दाख को 6 जो शेड्यूल है अनुसूची, उसमें शामिल किया जाए। तो हम जानेंगे कि छठी जो अनुसूची है उसमें शामिल हो जाने से क्या क्या उस चीज़ के फायदे हैं। देन हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जुडिशरी से रिलेटेड जो जो इश्यूज हैं। जैसे एडीआर होता है, जो जिसको शॉर्ट में हम लोग अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम बोलते हैं। लोक अदालत, फ्री लीगल एड हो गया, ट्रिब्यूनल सिस्टम, बेल क्या होता है और इस कितने टाइप्स के होते हैं। देन ग्राम न्यायालय क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी में इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ चुका है। देन आप जानते होंगे कि अक्सर न्यूज़ में रहता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मर्सी पिटिशन क्या होता है, एंड जीरो एफआईआर क्या होता है। तो इस इन सब टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे, जिससे कि हमारा एक दो लेक्चर में और हम एक वीडियो बनाएंगे और इससे हमारा पॉलिटी और गवर्नेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे कवर हो जाएंगे। तो इन केस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और हमने इसका फर्स्ट जो पार्ट है इसको अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और हमारे पढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी है तो या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर हमसे आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। और ये जो पॉलिटी का मैगजीन है पीटी 365, ये कहाँ से डाउनलोड करना है, हमने जो विजन आईएएस का वेबसाइट है वहाँ का उसका लिंक भी दिया है, और इसके साथ साथ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर दिया है, जिससे कि आपको डाउनलोड करने में कोई इशू ना हो। तो आइए हम मूव करते हैं अपने आज के फर्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा जो सेंटर स्टेट का रिलेशन है, इसके बारे में देखेंगे। तो पहला होता है कि हमारा जो फिजिकल फेडरलिज्म होता है, इसके बारे में देखेंगे कि एक्चुअली फिजिकल जो फेडरलिज्म होता है, इसको क्या होता है एक्चुअली। तो क्या होता है कि जो स्टेट होगा या लोकल जो गवर्नमेंट होते हैं, उनको जो फंडिंग प्रोवाइड करने का काम होता है, या फिर जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने का काम होता है, इस चीज़ को हम फेडरलिज्म बोलते हैं। मीन्स देखिए क्या होता है कि यहाँ पे इंडिया में केंद्र सरकार हो गई और यहाँ पे छोटे छोटे स्टेट्स बन हो गए, तो बहुत सारा जो रिवेन्यूज होते हैं वो जाते हैं सेंटर के पास। तो सेंटर क्या करती है कि जो स्टेट का साइज होता है और एलोकेशन और उसके स्टेटस के हिसाब से फंड को वहाँ पे एलोकेट करती है। तो इसी को हम फिजिकल बोलते हैं कि फिजिकल फेडरलिज्म मीन्स वो स्टेट के बेस पे या लोकल सेंटर से लगाए, जो लोकल गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट होती है वहाँ तक फंड को प्रोवाइड करना। तो अगला हमारा इसमें पॉइंट होगा कि इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न है, इसको देखेंगे। तो ये आप जानते होंगे कि हमारा जो 7th शेड्यूल है, जिसको 7वीं अनुसूची बोलते हैं, तो इसमें यहाँ टैक्सेस से रिलेटेड जो डिटेल दिया हुआ है, और इसको कवर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 में, जिसमें क्या बोलता है कि कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं
यहाँ पे देखिए दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे होता है। तो कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और उसको कलेक्ट भी केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसका डेफिनेशन आर्टिकल 269 में दिया हुआ है। फिर इसके अलावा हो गया कि जो जीएसटी हो गया, स्पेशली जो इंटर स्टेट का ये होता है, इंटर स्टेट के ट्रेड होता है, मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ट्रेड होते हैं, उन उन सब चीज़ का जो डिटेल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 269 ए में दिया है। मीन्स जीएसटी के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है, तो ये हम मेंशन है 269 ए में। फिर कुछ ऐसे जो टैक्सेस होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और उसको उसी के द्वारा कलेक्ट भी किया जाता है, जैसे कारपोरेशन टैक्स हो गया और इनकम टैक्स हो गया, सेंट्रल जीएसटी हो गया, और उसको बाद में स्टेट को उसको कुछ डेटा के बेस पे शेयरिंग किया जाता है, जिसका मेंशन किया गया है आर्टिकल 270 में। और इसका जो फंड का एलोकेशन होता है सेंटर के द्वारा स्टेट को, इसको डिफाइन करने का काम करती है फाइनेंस कमीशन। तो कमेंट करके बताइए कि फाइनेंस कमीशन हमारे संविधान की कौन से आर्टिकल में मेंशन है। तो इसके अलावा और कितने टाइप के जो जो फेड ये होते हैं फिजिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए एक होता है ग्रांटिन एड। तो ये क्या कहता है, केंद्र सरकार प्रोवाइड करता है स्टेट को, जिसका मेंशन किया गया है आर्टिकल 275 में। फिर अभी बारोइंग हो गया। बारोइंग मीन्स कोई केंद्र सरकार या जो राज्य सरकार कर्ज लेती है उसको हम बारोइंग बोलते हैं। तो बारोइंग भी देखेंगे कि दो टाइप का होता है। एक एक जो होता है जो केंद्र सरकार बारोइंग लेती है, मीन्स केंद्र सरकार हमारी जब कोई कर्ज लेती है वो या तो इंडिया के अपने कंट्री के अंदर ले सकती है या फिर कंट्री के बाहर, इसके पास राइट होता है केंद्र सरकार के पास कि वो या तो इंडिया के अंदर से ले या बाहर से ले, तो जिसका मेंशन किया गया है आर्टिकल 292 में। बट स्टेट के बारे में बात करें तो स्टेट के बारे में आर्टिकल 293 में मेंशन किया गया है, जिसमें बोला गया है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो फंड है बोरो कर सकती है इंडिया में, सिर्फ वो फॉरेनर लोगों से या फिर फॉरेन कंपनी से या फिर फॉरेन जो नेशन होते हैं उनसे ये बोरोइंग नहीं ले सकती। इसके बारे में क्लियरली मेंशन किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसा कि हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फाइनेंस कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फाइनेंस कमीशन है वित्त आयोग, ये आर्टिकल 280 में मेंशन किया गया है, जो कि जो फंड का शेयरिंग होता है इसका एक शेयरिंग किस बेसिस पे होना चाहिए, कितने परसेंटेज में होना चाहिए यूनियन और स्टेट के बीच में, इसका डिसीजन फाइनेंस कमीशन करती रहती है। और ये टाइम टू टाइम इसका फॉर्मेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है फाइनेंस कमीशन का। तो अभी आपका कमेंट करके बताइए कि जो हमारा करंट का फाइनेंस कमीशन है वो कौन सा फाइनेंस कमीशन है और ये इसका जो चेयरपर्सन है ये कौन है। फिर दूसरा हम इसमें सब टॉपिक देखेंगे कि हमारा जो स्टेट से रिलेटेड मीन्स फिजिकल जो फेडरलिज्म है इससे रिलेटेड कि जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है, मीन्स हमारे जितने स्टेट्स हैं इंडिया में, सपोज 28 स्टेट्स हैं, तो इस स्टेट का जो जीडीपी रेशियो है, डेट टू जीडीपी रेशियो नियरली 27.5% है। मीन्स इंडिया पे जितना भी कर्ज है उसका 27.5% स्टेट्स के पास है। और ये जो डेटा है मार्च 23 तक का डेटा लिया गया है। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इनके पास जो फंड होते हैं मीन्स पैसे कलेक्ट करने का सोर्स क्या क्या होता है, तो पहला होता है एक टैक्स रिवेन्यू हो गया, एक होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू, और इसके अलावा जो होता है ग्रांट जो होता है जो कि जो हमारी केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम बेसिस पे हमारे राज्यों को दिया जाता है। तो टैक्स रिवेन्यू कौन सा हो गया, जैसे स्टेट का अपना खुद का टैक्स रिवेन्यू सिस्टम हो गया, जैसे कचहरी हो गया, तो कचहरी में बहुत सारा पैनामा होता है, जमीन का बेचा जाता है, तो उसका जो रिवेन्यू होता है वो जाता है हमारे स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स रिवेन्यू का पार्ट होता है। फिर दूसरा होता है टैक्स डिवोल्यूशन जो कि सेंटर के द्वारा दिया जाता है। फिर एक होता है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया कि सपोज कोई सरकारी कंपनी है वो डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, प्रॉफिट में से जो हिस्सेदारी वो दे रही है, पब्लिक सर्विस जो एंटिटी होती है वो, तो वो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे दिया है, तो आप खास करके याद रखिएगा कि हमारा फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है और इसका फंड का जो एलोकेशन के बारे में डील करती है। ग्रांटिंग एड जो आर्टिकल 275 में है, बारोइंग कौन कौन से टाइप के होते हैं, स्टेट का क्या
जो स्टेट का बोरोइंग का टाइप है वो आर्टिकल 293 में मेंशन है। इसके बारे में आप इसका शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए, और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताइए। फिर अभी रिसेंटली क्या था कि आप जानते होंगे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है बिहार और आंध्र प्रदेश जो है ये डिमांड कर रहे थे। मीन्स बिहार राज्य और आंध्र प्रदेश जो राज्य है ये केंद्र सरकार से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग कर रहे थे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाने से क्या क्या बेनिफिट्स थे इसके बारे में देखेंगे। तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का क्लासिफिकेशन है ये सेंटर के द्वारा किया जाता है, और इसमें जो मीन्स जो होता है कि स्पेशल कैटेगरी देने का प्रोविज़न है ये जियोग्राफिकल बेस पे होता है या फिर सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेस पे दिया जाता है। मीन्स जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के दो इसमें पॉइंट्स होते हैं कि एक तो जियोग्राफिकल एरिया कैसा है, देन वहाँ का जो सोशल इकोनॉमिक कल्चर है या फिर सोशियो इकोनॉमिक जो इशू है क्या क्या है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे सेंटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो और ये फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस 1969 मीन्स 1969 में किया गया था, और ये 5th फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट के बेस पे किया गया था। और कौन कौन से ये राज्यों में किया गया था, तो पहले तो जम्मू कश्मीर हो गया, असम, नागालैंड, तो ये इन 3 राज्यों में इसको किया गया था। बाद में जिसको बढ़ा के सिक्किम और त्रिपुरा में भी दे दिया गया था। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी राज्य को मिल जाने से उनको एक्स्ट्रा ग्रांट दिए जाते हैं, और इसका फार्मूला डिसाइड कौन किया था, जो गाडजिल मुखर्जी कमेटी है फार्मूला, इस बेस पे इन्होंने और केंद्र सरकार ने इसको ग्रांट प्रोवाइड करने का काम किया था। तो इससे अगला क्वेश्चन आएगा कि सपोज जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में ऐसा कुछ मेंशन है क्या, तो इसका आंसर है नो। हमारे संविधान में ऐसा कहीं कुछ भी मेंशन नहीं है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में। तो कौन कौन से क्राइटेरिया रखा गया है, मीन्स क्राइटेरिया फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो पहला जो क्राइटेरिया है कि वो हिली मीन्स पर्वत के आसपास का क्षेत्र होना चाहिए, और डिफिकल्ट जो टेरेन है मीन्स ऐसा ना प्लेन एरिया नहीं होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ प्लेन एरिया होता है समतलीय जगह, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पे ऐसा टेरेन होना चाहिए जिससे कि वहाँ के लोगों को उतनी इनकम के रिसोर्सेज ना रहें। तो पहला ये कंडीशन हो गया। दूसरा है वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है काफ़ी कम होना चाहिए। तीसरा है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन होना चाहिए। तो आप जानते होंगे कि जो हिमालय से सटे हुए जितने राज्य हैं वो स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसके बाद देखेंगे कि वहाँ पे नेपाल, भूटान और चाइना हो गए, जिससे जिससे हमें मतलब वहाँ से कम्युनिकेशन प्रॉपर बना के रखना रहता है, तो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस हो गया। फिर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चरल और इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस होनी चाहिए, और जो रिसोर्सेज हैं वो जो है वायबल नहीं हो। तो ये सारे कंडीशन रखे गए हैं जिससे कोई भी जो स्टेट है अपना स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर सकता है। तो अगला हमारा पॉइंट है स्पेशल पैकेज के बारे में, क्योंकि जब बिहार और आंध्र प्रदेश स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहे थे तो केंद्र सरकार ने क्या किया कि उनको एक ही स्पेशल पैकेज दे दिया। स्टेटस जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस न देके उनको स्पेशल पैकेज दे दिया गया बिहार और आंध्र प्रदेश को। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो फंड के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है उस स्टेट को जो जियोग्राफिकली और सोशियो इकोनॉमिकली काफ़ी वहाँ पे बैकवर्ड होते हैं या बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। और ये जो है टोटली जो केंद्र सरकार होती है इसके डिस्क्रेशन पे है। आप इसके लिए दबाव नहीं बना सकते हैं केंद्र सरकार पे, ना तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ये टोटली केंद्र सरकार के डिस्क्रेशन पे है। हमारा अगला टॉपिक है कि जो हमारा छठा जो शेड्यूल है इसके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली क्या था कि जो अपना लद्दाख है, लद्दाख में आप जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्राइक चल रहा था, और क्योंकि वहाँ पे मांग की जा रही थी कि जो लद्दाख को 6th शेड्यूल दिया जाए, तो इसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में हाईलाइटेड था। तो अभी इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है कि 6th शेड्यूल क्या होता है। तो 6th शेड्यूल जो है आर्टिकल 244 में मेंशन है,
और जो आर्टिकल 244 है सब क्लॉज 2 ये इंसर्ट किया गया था जो बारदोलोई कमेटी है इसके रिकमेंडेशन के बेस पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है कि जो 6 शेड्यूल है वो किसके रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया था। तो इसका राइट आंसर है कि बारदोलोई कमेटी। और जो है यहाँ पे सपोज कोई एरिया 6 शेड्यूल हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है, तो वहाँ के जो गवर्नर होते हैं इनको एक स्पेशल पावर होती है कि वहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल का गठन करें। तो ऑटोनॉमस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और ऑटोनॉमस जो रीजनल काउंसिल है, तो ये क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। तो जो एडीसीज हो गई मीन्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये होता है, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं और उस 30 मेंबर्स में जो 4 मेंबर होते हैं वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं और रिमेनिंग जो 26 होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। तो अभी के लिए हमारे पूरे इंडिया में देखा जाए तो 4 स्टेट में 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो जाने से क्या क्या बेनिफिट है आगे हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा हमारा पॉइंट है कि जो एआरसी हो गए कि ऑटोनॉमस जो रीजनल काउंसिल, तो ये क्या होता है बेसिकली इसमें कोई स्पेसिफिक ट्राइब वाला जो एरिया होता है उसको हम फंक्शनिंग के लिए मीन्स ऑटोनॉमसली वर्क करने के लिए उसको हम ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल डिक्लेयर करते हैं, जिससे कि वहाँ का एक जो वर्किंग रहे वो काफ़ी बेटर वे में किया जाए और जो यहाँ पे जो उनका इस जो ट्राइब होते हैं इनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम वो लोग की कर सकें। तो ये जो दो हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल, इनके पास इतना पावर होता है कि वो जैसे हमारे पास पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं विधायकी, उनके पास जो पावर होता है लॉ बनाने का, सेम पावर इनके पास भी होता है एडीसी और एआरसी के बारे में, जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड जो जंगल हो गए इससे रिलेटेड कोई भी उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं। और जो इनहेरिटेंस होता है मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो प्रॉपर्टी का आदान प्रदान होता है उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। फिर मैरिज हो गया, सोशल कस्टम्स हो गया, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड इनके पास पावर होता है कि ये नियम और कानून बना सकते हैं एआरसी और एडीसी के पास। तो इसके साथ साथ इनके पास और भी ये तो हो गया कि ये जुडिशरी से रिलेटेड मीन्स इनके पास जो जुडिशरी से रिलेटेड पावर हो गए। इसके अलावा इनको फाइनेंशियल पावर भी होता है कि यहाँ पे लैंड रेवेन्यू पे ये अपने टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, फिर कोई टैक्स लगा सकते हैं और ट्रेडिंग स्पेशल कोई टाइप का कोई जो ट्रेडिंग है इसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे इसके फायदे होते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल के। तो अभी अगला क्वेश्चन आता है या फिर बहुत जो एस्पिरेंट है उनके मन में डाउट आएगा कि जो हमारा 5th शेड्यूल है और जो हमारा 6th शेड्यूल है इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हम अप्लीकेबिलिटी के बारे में देखें कि 5वीं जो अनुसूची है वो कहाँ पे लगाई जाती है, 6वीं अनुसूची कहाँ पे लगाई जाती है। तो जो 5वीं अनुसूची यहाँ पे 5th अनुसूची वो शेड्यूल्ड एरिया की बात करता है, ध्यान रखिएगा शेड्यूल्ड एरिया की बात करता है। और जो 6th जो शेड्यूल है हमारा वो ट्राइबल एरिया की बात करता है। तो ये इसमें की डिफरेंसेस हैं कि शेड्यूल एरिया क्या होता है और हमारा ट्राइबल एरिया क्या होता है। और 6th शेड्यूल में स्पेशली मेंशन है कि ये हमारे सिर्फ 4 राज्यों में के बारे में मेंशन है जिसको एएमटीएम बोलते हैं। एएमटीएम मीन्स असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 4 राज्यों में 6 जो शेड्यूल है इसको लगाया जा सकता है। और इसके साथ साथ देखेंगे जी जो हमारा 5th शेड्यूल है जिसमें जो शेड्यूल एरिया की बात करता है ये डिक्लेयर किया जाता है प्रेसिडेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ध्यान रखिएगा कि बहुत बार यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 5th शेड्यूल इज डिक्लेयर्ड बाय होम, या फिर वहाँ पे दे देगा कि यहाँ पे प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, गवर्नर डिक्लेयर करते हैं, या यहाँ पे यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, या फिर पार्लियामेंट करती है। तो इस तरीके का एमसीक्यू यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा जो भी हमारा 5th शेड्यूल है ये हमारे राष्ट्रपति के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का टाइप है तो यहाँ पे एक जो होता है ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल होता है जो स्पेशल उस ट्राइब के लिए वो काम करती हैं और उसके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या जरूरी है
उसके बारे में टाइम टू टाइम बेसिस पे इनपुट देती रहती हैं। और जो 6 शेड्यूल हमारा है वहाँ पे एडीसी और एआरसी के बारे में बात है, जिनके पास इतना पावर होता है कि वो सेम जैसे विधायकी से या फिर संसदीय से लोग नियम कानून बना के भेजते हैं, सेम वैसे नियम कानून बना सकते हैं, इनके पास इतना पावर होता है। तो हमने बताया पावर्स के बारे में कि जो हमारा 5th शेड्यूल में शेड्यूल जो एरिया है इस यहाँ पे जब डिक्लेयर होता है तो इनके पास काफ़ी लिमिटेड पावर होता है। बट जो एडीसी और जो एआरसी होती है इनके पास काफ़ी एक्सटेंसिव पावर होता है, फाइनेंशियल पावर भी होता है, जुडिशियल जो पावर होता है। तो ये सारा की डिफरेंसेस हैं। और इसके साथ साथ जो पेसा एक्ट स्टैंड्स फॉर पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया, मीन्स पंचायत एक्सटेंडेड शेड्यूल एरिया 1996 में लाया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो ये जो है बेसिकली इसके माध्यम से जैसे ग्राम पंचायत होता है उस तरीके का और प्रधान होते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे लागू हो जाने से वहाँ पे एक कोई प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि सिलेक्ट किया जाता है और वो उस एरिया के लिए काम करते हैं जिससे कि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके और लोकल के लोगों को जो लोकल हमारे शेड्यूल ये ट्राइब्स हैं इनके लिए क्या क्या सॉरी शेड्यूल एरिया है उसके लिए क्या क्या करना जरूरी है। तो ये जो है पेशा एक्ट जो है 5th शेड्यूल में अप्लीकेबल है, बट जो हमारे 6th शेड्यूल है इसमें पेशा अप्लीकेबल नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये दोनों की डिफरेंसेस हैं हमारे। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें हमारे और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें काफ़ी हेल्प मिलता है और इससे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोस लाने के लिए। और एक बार आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हम पीटी 365 और मेंस 365 जो का कंप्लीट कवरेज करेंगे, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलता रहे। तो हमारा अगला टॉपिक है कि न्यू स्टेट के फॉर्मेशन से रिलेटेड क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली क्या था, जो तेलंगाना है वो 2014 में बना था। तो 2014 में बना था तो रिसेंटली उसके 10 ईयर्स हुए थे। तो इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं, क्योंकि जो टॉपिक न्यूज़ में रहता है उसी से रिलेटेड जो है यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो आर्टिकल जो 3 हमारे संविधान का उसमें मेंशन किया गया है कि सपोज कोई न्यू स्टेट बनाना है या फिर जो एग्जिस्टिंग जो स्टेट है उसके एरिया में जो एरिया है या बाउंड्री है उसका अल्ट्रेशन करना है या नेम में अल्ट्रेशन करना है, तो इसका डिटेल जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 3 में दिया गया है। और ये इस जो पावर है सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्लियामेंट को दिया गया है कि वो पार्लियामेंट्री किसी स्टेट का बाउंड्री को अल्टर कर सकती है या फिर उसको रीनेम कर सकती है और या फिर कोई दूसरा राज्य बना सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है। और हमारे में अभी अगला पॉइंट है कि जो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन के बारे में, कि ये इस टाइप का जो बिल है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस टाइप का जो बिल है, सपोज न्यू स्टेट बनाना रहे इस टाइप का बिल, इधर हाउस ऑफ जो पार्लियामेंट का इधर हाउस है, मीन्स या तो आप राज्यसभा में या फिर लोकसभा में कहीं पे भी ये बिल पेश किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पहले लोकसभा में करना है या फिर पहले राज्यसभा में करना है। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन जरूरी है। मीन्स बिल पेश करने से पहले आपको प्रेसिडेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। मीन्स सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही ये बिल पास कर सकते हैं, ये टेबल कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 3 में जब भी हम कुछ भी अल्ट्रेशन कर रहे हैं तो जो राष्ट्रपति हैं उनका रिकमेंडेशन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। फिर यहाँ पे एक कंसल्टेशन के बारे में दिया गया है कि सपोज इस तरीके का कोई भी पार्लियामेंट एक्टिविटी करने जा रही है तो प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति हमारे जो स्टेट का रेस्पेक्टिव स्टेट जो होता है या फिर जिस उससे इम्पैक्टेड जो स्टेट होते हैं उनके पास बिल भेजता है और एक टाइम लिमिट रहता है कि इस टाइम लिमिट के अंदर उस स्टेट को वहाँ पे उनको जवाबदेही देना रहता है कि इससे रिलेटेड क्या पॉइंट होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। और ये एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, मीन्स सिंपल मेजोरिटी से इस बिल को पास कराया जा सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो डिस्ट्रिक्ट का है, सपोज ये स्टेट का फॉर्मेशन तो हमारे कौन करता है, ये हमारा पार्लियामेंट करता है। और इसके लिए जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 3 में मेंशन किया गया और इस टाइप का बिल पेश करने के लिए हमारे राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत होती है, तभी हम पास कर सकते हैं, इस बिल को टेबल कर सकते हैं। और ये बिल जो है आप किसी भी या तो लोकसभा में
पहले पेश कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं। ये इसके की पॉइंट्स हैं। अभी सपोज वो तो राज्य हो गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन करना है तो वो कैसे होगा, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? तो इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। इसका जो अनाउंसमेंट है ये स्टेट गवर्नमेंट करती है, और स्टेट गवर्नमेंट को करने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो गया, मीन्स जो वहाँ के सीएम हुए ये लोग कि अनाउंस कर दें कि हम यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं। जैसे कि अभी के लिए उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि इलाहाबाद के जो यहाँ पे संगम लग रहा है, वहाँ पर एक प्रयागराज में एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट। तो इसका एक जो अनाउंसमेंट है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी हो सकता है, या फिर आप अपने असेंबली में, मीन्स वो जो वहाँ का स्टेट असेंबली है वहाँ पे आप लॉ पास करवा के भी बना सकते हैं। तो ये दो तरीके का प्रोविजन है। सपोज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं किसी स्टेट में, तो और जो हमारा स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो कमीशन हैं उसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से कमीशन स्टेट से रिलेटेड है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा पहला कमीशन है कि जो इसके धर कमीशन है, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो कि 1948 में आया था। जेवीपी जो कमेटी है ये भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। जेवीपी स्टैंड्स फॉर, यहाँ से जे स्टैंड फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी से होता है वल्लभ भाई पटेल, एन पी से पित्तभी सीतारामैया। तो ये जेवीपी कमेटी है जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। देन हमारा जो फजल अली कमीशन है जो कि 1953 में आया था, ये एन फजल अली कमीशन जो फिर बाद में जिन्होंने रिकमेंड किया था कि 14 स्टेट और 6 यूटी होनी चाहिए इनिशियल स्टेज पे। तो ये सारे जो कमिटी हैं या कमीशन हैं ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टैटिक से भी लिंक करके पढ़ सकते हैं, और आप जब भी पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे तो ये देखेंगे ये जितने भी हमने कमीशंस बताए हैं, फजल अली कमीशन हो गया, जेवीबी कमीशन या इसके धर कमीशन, तो ये यूजुअली एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आप स्टैटिक में भी इसको कवर कर सकते हैं। तो हमारे पढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। और जो PT 365 मैगजीन का पॉलिटी टॉपिक है इसको हम आज कल जो सैटरडे है कल तक हम ट्राई करेंगे कि कंप्लीट करा दें। और जो देखेंगे कि कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर एक ही वीडियो में अपडेट कर दीजिए, बट हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर एक छोटा छोटा वीडियो करके बनाइए जिससे हमें देखने में काफ़ी आसानी रहती है। तो हम छोटे छोटे वीडियो में कवर करते हैं और लास्ट में जाके एक उसका कंपाइलेशन हम अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप एक प्लेस पे जाके वहाँ पे सारे जो कंप्लीट जो पॉलिटी का PT 365 है वहाँ पे देख सकते हैं। इनकेस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारा अगला टॉपिक है जुडिशरी से रिलेटेड, कि जुडिशरी को भी आप स्टैटिक में, सपोज यहाँ पे करंट में जो जो टॉपिक्स हाईलाइटेड हैं वो अपने यहाँ पे जो लक्ष्मीकांत में दिया गया है स्टैटिक पार्ट में उसको भी आप कवर जरूर करिएगा, क्योंकि जो स्टैटिक होता है, स्टैटिक को डायनेमिक जो टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के उससे लिंक करके ही यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक ऑनलाइन मीडिएशन ट्रेनिंग वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो जो मीडिएशन ट्रेनिंग पोर्टल है ये क्या है इसके बारे में देखेंगे कि ये डेवलप्ड किया गया है, जो नालसा है हमारा 1987 में जो लेकर आया गया था इसके अंडर, और नालसा एंड मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमिटी इन दोनों के कोलैबोरेशन से इस चीज़ को लेकर आया गया था। तो इसका मेन मोटो क्या था, तो इसका मेन जो मोटो था कि ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जो लीगल प्रोफेशनल हैं, मीन्स जो एडवोकेट हो गए या फिर लॉ ग्रेजुएट्स हो गए, ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट जो है इस पोर्टल के माध्यम से ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जिससे कि अपने लोकल एरिया में वहाँ पे अल्टरनेट जो अल्टरनेट डिस्प्यूट एडीआर होता है इसका एक पार्ट बन सके। तो अभी देखेंगे कि जो एडीआर होता है बेसिकली क्या होता है एडीआर, कि सपोज किसी जगह पे कोई क्राइम होता है या फिर कोई यहाँ पे मारपीट होता है, तो वहाँ उसके पास दो ऑप्शन है, या तो फिर आप कोर्ट में जाइए या फिर आप वहाँ पे उस चीज़ को आप हाईलाइट ही ना करिए। तो कुछ लोग सोचते हैं कि कोर्ट में जाने से वहाँ पे बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो उस चीज़ को कोर्ट में जाने से बच जाते हैं और या नहीं जाना चाहता है। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट जो रिजोल्यूशन का सिस्टम है एक मीडिएशन का टाइप है, मीन्स दो इसमें पक्ष हैं, दो पक्ष में सपोज किसी पॉइंट को लेकर विवाद है तो एक तीसरा जो पक्ष आएगा क्या करेगा, इन दोनों के बीच में
एक सुलह करा देगा। तो इस प्रोसेस को हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एडीआर है, यहाँ पे दिया है कि डिस्प्यूट को एड्रेस किया जाता है सेटलमेंट के थ्रू, मीन्स और ये कहाँ किया जाता है, मीन्स कोर्ट रूम के बाहर किया जाता है। कि सपोज कोई हमारा कोर्ट है, तो कोई केस एस कोर्ट में नहीं जाए, मीन्स कोर्ट के बाहर ही जब कोई केस का वहाँ पे सेटलमेंट हो जाए और उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा, इसी को हम जो एडीआर बोलते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। तो इसके पास जो एडीआर है, इसके पास कौन कौन से पावर होते हैं, तो पहला इसका पावर होता है कि सिविल से रिलेटेड, कि सिविल से रिलेटेड कोई भी केस है तो भी आप यहाँ पे एडीआर के थ्रू उसका रिजोल्यूशन पा सकते हैं। दूसरा है कि कॉमर्शियल, सपोज कोई केस है कॉमर्स या फाइनेंस से रिलेटेड, इसका भी यहाँ पे आप सेटलमेंट के थ्रू इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तीसरा है इंडस्ट्रियल, जो कोई केस है या फिर इंडस्ट्रियल से रिलेटेड कोई केस है, तो इसका भी एडीआर के थ्रू आप इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है। अगला हमारा टॉपिक है कि मीडिएशन एक्ट 2023। तो अभी देखेंगे कि मीडिएशन एक्ट 2023 में बेसिकली क्या दिया हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। तो एक यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है कि मीडिएशन क्या होता है। तो मीडिएशन, जैसा कि नेम इससे पता चल रहा है कि मीडिएशन मीन्स दो लोगों के बीच में जब कोई तीसरा पर्सन आता है और उन दोनों लोगों के बीच में सेटलमेंट कराता है, तो इस प्रोसेस को हम मीडिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया है सेटलमेंट ऑफ दियर डिस्प्यूट विद असिस्टेंट ऑफ अ थर्ड पर्सन, मीन्स कोई थर्ड पर्सन आता है और दो लोगों के बीच में सुलह करा देता है या सेटलमेंट करा देता है, मांडोली करा देता है, तो उस चीज़ को हम मीडिएशन बोलते हैं। तो इसका टाइमलाइन क्या रखा गया है इसमें, तो सपोज कोई मैटर होता है तो उसको 120 दिन के अंदर उसको 120 दिन के अंदर उसको सेटलमेंट कराने का टाइमलाइन दिया गया है अंडर मीडिएशन एक्ट 2023 में। और सपोज उस बीच में नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो कुछ केसेस में 60 दिन का और एक्सटेंशन मिलता है, मीन्स नियरली जो 180 डेज हैं, इसके पहले आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसके लिए इसमें एक काउंसिल मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई जिसको शॉर्ट में बोलता है, इसके फॉर्मेशन की बात कही गई है, जिसमें एक चेयरपर्सन होंगे, दो फुल टाइम मेंबर होंगे और एक पार्ट टाइम मेंबर होंगे जो कि लॉ सेक्रेटरी या लॉ से रिलेटेड कोई सेक्रेटरी हो सकते हैं, और 3 एक्स ऑफिसो चेयरमैन हो सकते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। बट ये हमारा जो अगला टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप अपने स्टैटिक पार्ट में भी कवर करिएगा। हम इस यहाँ पे हाईलाइट तो कर देंगे इसका की इश्यूज क्या है और की पॉइंट डिस्कस कर देंगे, बट आप स्टैटिक में इसको अच्छे से कवर करिएगा, क्योंकि लोक अदालत और लोकपाल जो है, लोक अदालत और जो लोकपाल है, यूजुअली क्या होता है कि इससे यूपीएससी में या फिर स्टेट पीसीएस में इससे क्वेश्चन आता रहता है। तो लोक अदालत क्या होता है इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसा कि यहाँ पे ये लोक है, तो लोक बेसिकली क्या होता है कि लोक देखा जाए तो लोक मीन्स होता है पीपल्स। लोक जैसा बोला जाता है कि लोक, वैसे अदालत, तो लोगों की जो अदालत लगती है उसी को लोक अदालत बोलते हैं, पीपल्स कोर्ट। तो ये एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म का पार्ट है। जैसा कि हमने बताया, दो लोगों के बीच में कोई विवाद है तो तीसरा कोई आके सुलह करा दे, सेटलमेंट करा दे, मांडोली करा दे, उस चीज़ को हम एडीआर बोलते हैं। तो ये इसका एक टाइप है लोक अदालत, जो कि इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है, नालसा जो है हमारा, जो जिसका फुल फॉर्म है, सॉरी, लीगल सर्विस एलएसए एक्ट जो है हमारा, जो कि 1987 में लेकर आया गया था एलएसए, इसके अंडर इसको स्टैच्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिला हुआ है। मीन्स जो लोक अदालत है इसको लीगल बैकिंग जो मिलती है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे कि ये जो नेचुरल जस्टिस है इसके प्रोसेस को फॉलो करता है। नेचुरल जस्टिस क्या होता है बेसिकली, कि सपोज जो न्याय जो है, न्याय मीन्स प्राकृतिक रूप से सबको मिलना चाहिए, इस प्रोसेस को हम नेचुरल जस्टिस बोलते हैं, जिसमें आप एविडेंस के बेस पे आप कोर्ट भी जा सकते हैं या फिर किसी आसपास में लोगों के या थर्ड पर्सन या एक सामाजिक स्तर पे वहाँ पे समझौता कर सकते हैं। तो ये इस पार्ट को हम लोक अदालत बोलते हैं। तो इसके कौन कौन से पावर दिए गए हैं, तो पहले तो जो हमारा सीपीसी है, जिसको सीपीसी स्टैंड फॉर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, मीन्स सपोज कहीं पे कुछ इशू होता है या फिर कोई लॉ से रिलेटेड या कोई केस होता है, तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, उस
प्रोसेस को मेंशन किया गया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसको सीपीसी बोलते हैं, इसमें मेंशन किया गया है। तो जो लोक अदालत है इससे ये बाउंड नहीं होता है कि मीन्स जरूरी नहीं है कि वो सीपीसी के प्रोसेस को फॉलो करें। तो पहला ये हो गया। दूसरा ये है कि इसको सेम जो सिविल कोर्ट होता है, जितना उसको पावर होता है सेम पावर हमारे लोक अदालत को भी दिया गया है इसमें। और लोक अदालत का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है। ऐसा नहीं है कि लोक अदालत ने सपोज कोई डिसीजन दिया है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है। मीन्स इसके लिए फाइनल का मीनिंग होता है कि आप इसके फाइनल है, मीन्स आप इसके ऊपर कहीं पे आप अपील नहीं कर सकते हैं। मीन्स लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो आप अपर कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही लोक अदालत ने कोई डिसीजन दिया तो आप किसी अपर कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि उनका डिसीजन फाइनल हो गया। बाइंडिंग, बाइंडिंग मीन्स आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते हैं कि सपोज उसने सजा दे दिया है कोई चीज़ की, 10,000 रुपये आपको पेनल्टी लगाई जा रही है, तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप डिनाई करेंगे तो जो हमारा को ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये भी लगाया जा सकता है। और इसके लिए आपको कोई अपील का चांसेस भी, गुंजाइश भी नहीं है कि आप कहीं पे जाके अपील कर सकें। तो ये इसके सारे की पॉइंट्स हैं। तो कौन कौन से केसेस को लोक अदालत में इंक्लूड किया जा सकता है? तो कोई ऐसा केस जिसका कोर्ट में कोई जिक्र ही ना हो, मीन्स कोई ऐसा केस जो किसी कोर्ट में रजिस्टर नहीं किया गया है, ऐसे केस को लोक अदालत के थ्रू हैंडल किया जा सकता है। और फिर ऐसे डिस्प्यूट को जो कि सॉरी, पहला हमारा पॉइंट है कि ऐसे केस को जो कि हमारे किसी कोर्ट में पेंडिंग है, कोई केस पेंडिंग है। दूसरा है ऐसा केस जो कि हमारे किसी कोर्ट में रजिस्टर ही ना किया गया हो, तो ऐसे केस को हम लोक अदालत के थ्रू कवर कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो मैट्रिमोनियल होता है, शादी विवाह से रिलेटेड जो डिस्प्यूट हो गया है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया, और मोटर एक्सीडेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गए, लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गए, तो ये सारा जो है जनरली लोक अदालत में ऐसे केसेस आते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि व्हेन फर्स्ट अदालत वाज हेल्ड, तो पहला लोक अदालत जो है 1982 में गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो जब भी आप जुडिशरी के टॉपिक पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत से, तो ट्राई करिए कि जो ये हमने बताया लोक अदालत और लोकपाल बिल, ये सब के बारे में आप काफ़ी अच्छे से डिटेल में वहाँ पे पढ़िए, जिससे कि सारे जो स्टैटिक वाले पार्ट हैं वो भी आपको कवर हो जाए। क्योंकि हम जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमारे पास एक लिमिटेशंस होती हैं कि हमें बहुत वीडियो को बहुत लंबा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट हैं, उनका टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो हम की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जिससे कि आप टॉपिक क्या क्या न्यूज़ में है, क्या क्या हाईलाइट है वो आपको बता सकें। बाकी उस चीज़ से रिलेटेड आपको रिवीजन करना है तो आप अपना जो स्टैटिक आपका बुक है वहाँ पे जाके आप कवर कर सकते हैं। स्टिल आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ इशू है, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो अगला हमारा टॉपिक होगा फ्री लीगल एड। तो बेसिकली फ्री लीगल एड क्या होता है? तो जनरली आप जानते होंगे कि हमारे सोसाइटी में बहुत बहुत लोग गरीब होते हैं, मीन्स गरीब लोग भी होते हैं और अमीर लोग भी होते हैं। तो बहुत गरीब ऐसे होते हैं कि जो लीगल प्रोसेस होता है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं पैसों की कमी की वजह से, या फिर उनके पास उतना सोच समझने की शक्ति नहीं होती है, तो इसकी वजह से वो कोर्ट का अप्रोच नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को ध्यान रखते हुए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें दो तरीके का पॉइंट मेंशन किया गया है कि एक तो है आर्टिकल 21 में जो बात करता है कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, मीन्स जो लोगों का जीवन है इसमें पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए और जीवन जीने की, इसमें अच्छा खासा जीवन जीने की ये होनी चाहिए, प्रोसेस ये होना चाहिए। तो आर्टिकल 21 में दिया गया। और आर्टिकल 39(1) में दिया गया है, जो कि 42वां जब संविधान का संशोधन हुआ था 1976 में, इसमें इंसर्ट किया गया था, जिसमें मेंशन किया गया है कि हमें इंश्योर करना है कि जस्टिस सबको मिले। तो जस्टिस सबको मिले, बट कोई गरीब है उसके पास जस्टिस जो है कोर्ट जाने के लिए पैसे नहीं है, तो उसको जस्टिस कैसे मिलेगा? तो इसको टैकल करने के लिए यहाँ पे फ्री लीगल एड का प्रोविजन लेकर आया गया था, जिससे कि गरीब लोगों को भी इस चीज़ से न्याय मिले। तो इसका क्या क्या प्रोविजन है इसको देख लेते हैं।
तो एक जो इसका स्टैच्यूअरी प्रोविजन है, मीन्स इसको जो नालसा एक्ट है, लीगल एलएसए एक्ट है, एलएसए एक्ट जो कि 1987 में लेकर आया गया था, इससे इसको फ्री लीगल एड को स्टैच्यूअरी राइट मिलता है। और इसमें देखेंगे कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें भी मेंशन किया गया है सेक्शन 341 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेप्स भी लिए हैं जिससे कि हमारा फ्री लीगल एड को और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। जैसे एक दिशा पोर्टल है, इसके बारे में, फिर टेली लॉ है जिसमें आप फोन के माध्यम से लॉ का डिस्कस कर सकते हैं, फिर न्याय मित्र प्रोग्राम है, लोक अदालत। तो ये सारे प्रोसेस हैं फ्री लीगल एड से रिलेटेड। और हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन लोग जो हैं इसमें फ्री लीगल एड के लिए एलिजिबल हैं। तो पहला पॉइंट है कि कोई भी महिला या फिर जो बच्चे हैं, इनको पैसे से कोई रिलेटेड दिक्कत है तो ये लोग जो है फ्री लीगल एड पा सकते हैं। दूसरा, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जो हो गया, या मेंटली इल पर्सन है या फिर डिसेबल्ड पर्सन है, वो लोग भी फ्री लीगल एड पा सकते हैं। और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स होते हैं, बेगर हो गए, तो इन लोगों को भी फ्री लीगल एड दिया जाता है। शेड्यूल्ड कास्ट और एससी और एसटी पर्सन्स हो गए। और जो मास डिजास्टर्स है, जैसे कोई वायलेंस हुआ, फ्लड आया, या फिर कहीं पे सूखा पड़ा, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, या फिर इंडस्ट्री में कोई काम कर रहे हैं, डिजास्टर आ गया, जैसे वहाँ पे हमारा भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, तो ऐसे डिजास्टर आ गया, तो ऐसे लोगों को सरकार जो है फ्री लीगल एड देने के लिए बाध्य है। और इसको जो स्टैच्यूअरी बैकिंग कहाँ से मिलती है? स्टैच्यूअरी बैकिंग इसको मिलती है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से। हमारा अगला टॉपिक है कि ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। तो ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे कि ट्रिब्यूनल सिस्टम इंडिया जो है एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। बेसिकली काजी जुडिशियल बॉडी ऐसा बॉडी होता है जो हमारा जस्टिस के, तो जुडिशरी के पार्ट नहीं होते हैं, बट उनके पास स्टिल ऐसे पावर होते हैं जिससे वो किसी केस को सुनवाई कर सकें और वहाँ वो पनिशमेंट देने का उनके पास राइट रहे। तो ऐसे बॉडी को हम काजी जुडिशियल बॉडी करते हैं। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में या जुडिशरी में केसेस बहुत सारा पेंडिंग है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए ये काम करता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इसके लिए काम करें। तो इसके लिए देखते हैं जो हमारा ये होता है ट्रिब्यूनल सिस्टम होता है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्ट में कैट बोलते हैं। इसका मेंशन किया गया है आर्टिकल हमारे 323 ए में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ चुका है। तो जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, जो कि आर्टिकल 323 ए में दिया गया है, तो इसका जुरिस्डिक्शन क्या क्या है इसको देखेंगे। कि इसका जुरिस्डिक्शन ये होता है कि जो केस है इसको ये सुनवाई करता है और प्रॉपर यहाँ पे कंक्लूजन तक पहुँचता है और डिसाइड करता है कि इसमें क्या हमें मीन्स पनिशमेंट या फिर देनी चाहिए, जजमेंट क्या पास करनी चाहिए। और कुछ ऐसे ट्रिब्यूनल्स होते हैं जिनके पास अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन मीन्स क्या होता है कि आप इनके पास आप जा सकते हैं। सपोज कोई लोअर कोर्ट ने कोई आपके अगेंस्ट डिसीजन दिया है, तो ऐसे ट्रिब्यूनल के पास आप जाकर आप अपील कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम अपीलेट जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। और इससे रिलेटेड कोई अपील करना है तो आपको, तो उस स्टेट के मीन्स वहाँ के लोकेशन के वाइज जो उसका कंसर्न्ड हाई कोर्ट है, वहाँ पे जाके आप अपील कर सकते हैं। और कुछ केसेस में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी वहाँ पे अपील करने का ऑप्शन दिया रहता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पे किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं मीन्स देखेंगे कि ये हमारा जो डिफरेंस है कि जो ट्रिब्यूनल और कोर्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो ट्रिब्यूनल का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा किया गया था। और जो हमारा जुडिशरी कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। और जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स की बात करें तो जो इसमें क्वाजी जुडिशियल जो बॉडी होती है, जैसे कैट हो गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसमें जुडिशियल पर्सन भी होते हैं और जुडिशियल मेंबर भी होते हैं। और इसके साथ साथ जो वहाँ पे किसी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, वो भी जिनके पास किसी स्पेशल फील्ड का नॉलेज होता है, ऐसे मेंबर्स को मिला के ही हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है बेल से रिलेटेड। तो इसमें बेल क्या होता है कि इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोर्ट जजमेंट आया था
क्योंकि दो जज का बेंच था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट पास किया था जलालुद्दीन खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। मीन्स जो बेल है वो बेल देना जो कोर्ट है इसका काम है, बट जो जेल है वो सिर्फ एक्सेप्शन के केस में ही देना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उन्होंने जज ने बोला था। तो अभी देखते हैं कि बेल से रिलेटेड लीगल प्रोविजन क्या है। तो बेल जो होता है कि एक, तो सपोज कोई केस है और वहाँ पे बेलेबल ऑफेंस में कोई केस हुआ है, तो उस केस में बेल मिल जाता है। और बेल मिलता है उसके वहाँ दो टाइप होते हैं। एक होता है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर है, मीन्स किसी पर्सन का कोई जेल में कोई केस की सुनवाई चल रही है, और केस की सुनवाई में सपोज वो इसमें चोरी के लिए वहाँ पे वो उसकी सुनवाई चल रही है, और चोरी के लिए मान के चलिए 6 महीने का मैक्सिमम जेल है, और वो 3 महीने मीन्स हाफ जो टर्म है उन्होंने जेल में काट लिया है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे बेल दिया जा सकता है बेलेबल ऑफेंस के केस में। और सपोज कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, मीन्स वो पहली बार जेल में जा रहा है और ऐसा कोई ऑफेंड किया है, तो क्या होता है कि वो 1/3 मीन्स 3 महीने का सपोज सजा है और उन्होंने 1 महीने वहाँ जेल में रह लिया है, तो 1 महीने रहने के बाद उनको क्या होता है कि बेल दिया जा सकता है। ऐसा बेल का से रिलेटेड जो है प्रोविजन है। तो जो इंडिया में बेल के कितने टाइप्स होते हैं इसको देखेंगे। तो एक होता है रेगुलर बेल। तो रेगुलर बेल क्या होता है कि सपोज जो है पर्सन है ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है, और अरेस्ट होने के बाद जो कोर्ट हमें उसको बेल देती है उसको हम रेगुलर बेल बोलते हैं। दूसरा हो गया कि एंटीसिपेटरी बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल में क्या होता है कि पर्सन कोई अरेस्ट नहीं हुआ है और अरेस्ट होने के पहले ही जब बेल दिया जाता है तो उसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। और होता है कि थर्ड होता है कि इंटरिम बेल। तो इंटरिम बेल क्या होता है, यह है कि सपोज कोई केस की सुनवाई चल रही है, तो सुनवाई के पहले जो है देखिए यहाँ पे दिया है कि ग्रांटेड बिफोर हियरिंग ऑफ रेगुलर और एंटीसिपेटरी बेल। मीन्स ये बिल नहीं दिया गया है, रेगुलर बिल नहीं दिया गया है, एंटीसिपेटरी बिल नहीं दिया गया है, फिर भी क्रिएट का इसमें कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, उस बीच में जब बेल दिया जाता है उसको इंटरिम बेल बोलते हैं। और एक डिफॉल्ट बेल होता है, जो यहाँ पे डिफॉल्ट बेल उस चीज़ को बोलते हैं जब पुलिस के पास कोई फैक्ट ही नहीं होता है या फिर कोई प्रूफ ही एविडेंस ही नहीं होता है उसको प्रूफ करने के लिए, तो फिर बाद में जब छोड़ देती है पुलिस तो उस चीज़ को हम डिफॉल्ट बेल बोलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि ग्राम न्यायालय। तो ग्राम न्यायालय के बारे में देखेंगे कि ग्राम न्यायालय क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे ग्राम न्यायालय मीन्स विलेज कोर्ट। तो इसका इंग्लिश में हम इसको विलेज कोर्ट बोलते हैं, और ये इसको जो लीगल बैकिंग मिलती है मीन्स ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसको लीगल बैकिंग मिलती है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के माध्यम से। तो इसके क्या क्या मुख्य फीचर हैं इसको देखेंगे कि ये जो है जस्टिस को डिनाई नहीं कर सकती। इसका मेन मोटो जो है कि जस्टिस को डिनाई नहीं किया जा सकता है, भले वो गांव हो या फिर कहीं पे कोई क्षेत्र हो, तो जस्टिस को डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो इसका मेन पर्पस तो यही था। और इसको हमने बताया कि लीगल जो बैकिंग है इसको मिलती है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 से। और इसका सीट कहाँ पे होगा, मीन्स जो ग्राम न्यायालय होगा उसका ऑफिस कहाँ पे बनाया जा सकता है। तो उसका ऑफिस बनाया जा सकता है कि जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पंचायत से रिलेटेड चेंजेस किए गए थे, 3 टियर सिस्टम लेकर आया गया था। तो वहाँ पे बोला गया था सेकेंड जो था एक डिस्ट्रिक्ट लेवल था, एक इंटरमीडिएट लेवल और एक ग्राम लेवल पे बोला गया था। तो जो इंटरमीडिएट लेवल है जिसको हम अपने यूपी के केस में ब्लॉक बोलते हैं, तो ब्लॉक लेवल पे एक वहाँ पे ऑफिस होना चाहिए ग्राम न्यायालय का। और वहाँ पे जो ऑफिसर्स होंगे ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑफिसर इस चीज केस को हैंडल करेंगे, जिनका जो नियुक्ति जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जिसको हम न्याय अधिकारी बोलते हैं। और इसका जुरिस्डिक्शन जो होता है, तो बेसिकली ये एक मोबाइल कोर्ट होती है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है और जगह जगह पे उसको मतलब वहाँ पे रिकॉन्सिलेशन के माध्यम से वहाँ पे जजमेंट पास करती है। तो ये जो सिविल कोर्ट हो गया और सिविल और जो क्रिमिनल ये दोनों तरह के केसेस को हैंडल करती है। और इसमें जो डिस्प्यूट का प्रोसेस है इसके देख लेते हैं। तो हमने बताया कि इसको रिकॉन्सिलेशन मीन्स जो सेटलमेंट होता है इस बेसिस पे ये कार्रवाई को तय करते हैं। और इसमें जो है
ये जो हमारा ग्राम न्यायालय है, ये किसी भी एविडेंस को यहाँ पे जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में दिया गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो ग्राम न्यायालय है इसको भी सेम उस चीज़ को प्रूफ के तौर पे माने। तो इससे ये बाउंड नहीं होता है इंडियन एविडेंस एक्ट से। और इससे रिलेटेड कोई भी अपील है तो आप 6 महीने के जो सॉरी उसको आप जो सेशन कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट मीन्स क्रिमिनल से रिलेटेड जो कोर्ट होता है उसको सेशन कोर्ट बोलते हैं। वहाँ पे जाके आप उसको अपील कर सकते हैं, जिसका काम होगा कि 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ उसको हमारा फाइलिंग के 6 महीने के अंदर उसको फाइनल डिसीजन दे देना है। तो ये सारा इसका ग्राम न्यायालय की पावर्स होती हैं। और इससे रिलेटेड आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप जो है लक्ष्मीकांत में इसका डिटेल पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारे पढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगला टॉपिक हमारा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो ये डिफाइन किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 मीन्स 1971 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड एक एक्ट लाया गया था। यहाँ पे इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन किया गया है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक तो सुप्रीम कोर्ट की भी हो सकते हैं, और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है दूसरा है हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं। तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का है वो आर्टिकल 129 में मेंशन है, और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हाई कोर्ट का है वो आर्टिकल 215 में, संविधान के आर्टिकल 215 में मेंशन किया गया है। और इसका वायलेशन होने पे जो कोर्ट है इसका कंटेम्प्ट को ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लगा सकती है। तो आप देखेंगे कि दो तरह का कंटेम्प्ट होता है, मीन्स जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है दो तरीके का होता है, एक सिविल कंटेम्प्ट होता है, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। तो सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, बेसिकली आप जानबूझकर जो कोर्ट है उसके आदेश का अवहेलना करते हैं या फिर उसके डिसीजन को नहीं मानते हैं, कोई ऐसा जजमेंट जैसे ऑर्डर हो गया, रिट हो गया या प्रोसेस हो गया उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो वो हो गया जो हमारा सिविल कंटेम्प्ट। और इसमें दूसरा दूसरा टाइप का कंटेम्प्ट है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो लोअर अथॉरिटी हो गया या लोअर कोर्ट हो गया उसके बारे में स्कैंडलाइज करते हैं, मीन्स कुछ गलत सलत बोलते हैं आप। और इसके अलावा जो जुडिशरी का प्रोसेस है इसके बारे में कुछ बोलते हैं, या फिर आप उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं, तो वो जो केस होगा उस चीज़ को हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मर्सी पिटीशन। तो मर्सी पिटीशन क्या होता है इसको देखेंगे। और रिसेंटली ये हाईलाइट में इसलिए था क्योंकि लश्कर तैयबा का एक टेररिस्ट था जिसको मृत्यु दंड दिया गया था कोर्ट के द्वारा। तो इसको ये करने के लिए इन्होंने क्या किया था, प्रेसिडेंट के पास गया था, मर्सी पिटीशन लगाया था, बट प्रेसिडेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो इसको देख लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट के पास क्या जो पावर है ये कहाँ से मिलता है। तो इनके पास पावर जो है आर्टिकल 72 से मिलता है, संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 72 है, यहाँ पे इसके बारे में मेंशन है कि प्रेसिडेंट हैज़ पावर फॉर पिटिशंस लाइक। और जो प्रेसिडेंट है उनके पास जो कितने टाइप का पावर्स होते हैं, वो पार्डन कर सकते हैं, मीन्स जो भी सज़ा मिली है उसको एकदम मुक्त कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं कि हाँ आपको कुछ भी सज़ा नहीं मिलेगी। दूसरा है रिप्राइव। रिप्राइव में क्या होता है कि जो सपोज किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो वो क्या करेंगे प्रेसिडेंट, वो टेम्पररी रोक लगा देंगे या फिर उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो हो गया रिप्राइव हो गया। तीसरा है हमारा रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या होता है, सपोज 6 महीने का जेल हुआ है तो उसको 3 महीने कर दिए। तो इस तरीके का जब वहाँ पे टेन्योर में चेंजेस करते हैं तो उस चीज़ को रिस्पाइट बोलते हैं। सस्पेंड में बेसिकली क्या होता है कि सपोज जो जो भी वहाँ पे लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो वहाँ पे क्या करेगा, लोअर कोर्ट के जो डिसीजन होगा उस पर सस्पेंड कर देंगे या फिर रोक लगा देंगे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर रिमिट में क्या होता है कि वापस कोर्ट के पास भेजते हैं पुनर्विचार करने के लिए, तो उसको उस चीज़ को हम रिमिट बोलते हैं। और कम्यूट में क्या होता है कि हम कम्यूट में सज़ा का जो टाइप है इसको कम कर देते हैं, इस चीज़ को हम कम्यूट बोलते हैं। तो आर्टिकल 72 में के अंडर जो राष्ट्रपति को हमें पावर दिया गया है, तो कौन कौन से कोर्ट का पावर है, एक तो हमारा जो सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, सॉरी सिविल और क्रिमिनल केसेस है इसका, इससे रिलेटेड पार्डनिंग पावर है। फिर दूसरा है कि सपोज कोर्ट मार्शल से किसी को सज़ा दिया गया है तो इससे रिलेटेड भी वो प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। तीसरा है कि किसी को डेथ सेंटेंस मिला है
तो उसके से रिलेटेड भी आप राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं क्षमा याचना के लिए। हमारा अगला टॉपिक है क्यूरेटिव पिटीशन। तो देखेंगे कि क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, सपोज यहाँ पे आपने सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया, सपोज किसी को डेथ सेंटेंस दिया, या फिर कोई जजमेंट, सपोज नॉर्मल कोई जजमेंट पास किया। नॉर्मल जजमेंट पास करने से आप संतुष्ट नहीं है तो आप जाते हैं रिव्यू पिटीशन के लिए। तो क्या होता है कि पहला अब उन्होंने जजमेंट पास किया, दूसरा है आप रिव्यू पिटीशन के लिए गए और रिव्यू पिटीशन आपका जो सपोज है रिजेक्ट हो गया, तो आपके पास लास्ट एंड आखिरी ऑप्शन बनता है क्यूरेटिव पिटीशन, जिसमें आपको पास लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है किसी पर्सन के पास, जिसमें आप रिव्यू पिटीशन सपोज आपका रिजेक्ट हो गया है, उस केस में क्यूरेटिव पिटीशन आप डाल सकते हैं। और इसका मेंशन जो है आर्टिकल 137 में दिया गया है। फिर आर्टिकल जो 142 है वो भी है पावर टू कंप्लीट जस्टिस से रिलेटेड। तो ये देख सकते हैं कि जुडिशरी का पार्ट है क्यूरेटिव पिटीशन किसको बोलते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है जीरो एफआईआर से रिलेटेड। तो जीरो एफआईआर क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जीरो एफआईआर जो है, सपोज आप यहाँ पे आपका घर लखनऊ में है, लखनऊ से आप यहाँ पे गए मुंबई गए, मुंबई घूमने जाने पे आपका क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर आपका बैग चोरी हो जाता है, बैग चोरी हो जाता है। तो क्या करेंगे आप, ऐसे कोर्ट को जब भी आपको फाइल करना रहेगा तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से अपने LK लखनऊ में आएंगे कोर्ट केस को फाइल करने के लिए। आप वहाँ पे जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा, तो वहाँ पे आप अपने जो भी बैग चोरी हुआ है इसका जो है FIR लिखवा सकते हैं। तो इस तरीके का जो FIR होता है उसको हम जीरो FIR बोलते हैं, जो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ एरिया, मीन्स आप कहाँ के हैं ये मैटर नहीं करता है, सिर्फ आप जाके केस लिखवा दिए गए। यहाँ पे इसमें कोई FIR नंबर नहीं मिलता है। और इस तरीके का जो जीरो FIR है, ये जीरो FIR आपके रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बाद में, जिससे उस पर जांच और इंक्वायरी हो सके। और इसका जो है जो रिकमेंडेशन जो है जस्टिस वर्मा कमेटी ने दिया था। और कब हुआ था ये, 2012 में जब निर्भया केस हुआ था। तो वहाँ पे देखेंगे कि वो वहाँ पे पुलिस के पास वो रिपोर्ट लिखवाने भी कुछ लोग गए थे, बट क्या हुआ था कि वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन ने ऐसे केस लिखने से मना कर दिया था। इसकी वजह से इस चीज़ को लाया गया था जस्टिस वर्मा कमेटी के द्वारा, जिसमें बोला गया था जीरो FIR का प्रोसेस होना चाहिए। तो अभी इस टॉपिक में हम हमारा इस लेक्चर में यहीं तक हम अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। तो हमारे पढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट रहे तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा, ये भी कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हम कल तक इसका जो कंप्लीट जो PT 365 मैगजीन है पॉलिटी का, इसको कवर करा देंगे, जिससे कि आप अपना एग्जाम का तैयारी अच्छे से कर सकें। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।